में बताता है तो डीपीएससी के बारे में बताता है। जो भाग 4 है उसकी वीडियो मैंने डायरेक्ट क्यों बनाई है, क्योंकि मैंने कल पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें मैंने बेसिक यानी अनुसूचियाँ भी खत्म करी थी। 1 से 12 तक की अनुसूचियाँ खत्म करी है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर मेरी प्लेलिस्ट में जो पॉलिटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर देख सकते हैं। और मैंने इससे पहले मौलिक अधिकार तक की पॉलिटी भी कंप्लीट करा रखी है, जो कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आज हम भाग 4 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो क्या बताता है, जो बताता है डीपीएसपी के बारे में। हमारे संविधान का भाग 4 जो किसके बारे में बताता है तो डीपीएसपी के बारे में बताता है। डीपीएसपी को हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। आज इसे पूरा कंप्लीट करेंगे कि 36 से 51 तक, ठीक है। कहाँ तक होते हैं? आर्टिकल 36 से 51 तक ये आते हैं, यहाँ तक कंप्लीट करने वाले हैं। बस प्लीज मेरा अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आगे भी अपने दोस्तों को कहिए कि वो सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्योंकि आप ही लोग जो हो वो मेरे लिए बहुत मोटिवेट हो। अगर आप मोटिवेशन नहीं बढ़ाओगे तो कौन बढ़ाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से आते हैं तो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक क्या आते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। आर्टिकल 36 क्या कहता है तो आर्टिकल 36 पहला ही कहता है कि राज्य की परिभाषा किसके बारे में बताता है तो राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। राज्य की परिभाषा, और राज्य की परिभाषा वही होगी जो आर्टिकल 12 में पढ़ी थी। जो आर्टिकल 12 में पढ़ी है वही राज्य की परिभाषा यहाँ भी दी गई है आर्टिकल 36 में। तो आपसे पूछता है कि हमारे पूरे संविधान में राज्य की परिभाषा कहाँ कहाँ दी गई है तो आर्टिकल 36 और आर्टिकल 12। जो आर्टिकल 12 किसका था? फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार का आर्टिकल 12 था। आर्टिकल 37 की बात करते हैं। 36 हो गया, 36 के बाद 37 की बात करें तो आर्टिकल 37 कहता है कि भाग 4 के किसी भी मामले को, भाग 4 के जितने भी आर्टिकल हम पढ़ेंगे इनको न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। यानी अगर यहाँ पर कुछ भी होता है, क्योंकि इसके राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जब ये डीपीएसपी डाला गया था संविधान में तब बात कर दी गई थी कि डीपीएसपी जो होगा राज्य के द्वारा लागू करेगा तो ये राज्य पर निर्भर करेगा। राज्य में जब सुविधाएं हो जाएंगी तब वो इन चीजों को लागू कर सकता है, अगर सुविधाएं नहीं है तो वो लागू नहीं कर सकता। इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते, यानी ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय ना होते हुए भी शासन में महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन क्यों शासन में महत्वपूर्ण होते हैं? क्योंकि आप खुद ही सोचिए, जैसे ये वाला है महिला और पुरुष की आजीविका बराबर होनी चाहिए। अगर हम महिलाओं को बढ़ावा नहीं देते, सिर्फ पुरुषों को देंगे तो क्या होगा? इकोनॉमी उतने बेहतर ढंग से नहीं चल पाएगी जितने बेहतर ढंग से चलनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी में हर एक व्यक्ति उस इकोनॉमी का एक अहम और महत्वपूर्ण भाग होता है उसे चलाने के लिए। ऐसे अगर हम बात करें कि समान सिविल संहिता, अगर सभी को समान सिविल संहिता नहीं मिलेगी, यदि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं होते तो सभी को समान सिविल संहिता ही नहीं मिलती। सिविल संहिताओं का मतलब क्या होता है तो सिविल संहिताओं का मतलब होता है कि राज्य में जितने भी लोग हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको समान कानूनी अधिकार मिलना चाहिए। तो जो अमीर होते हैं वो तो क्या करते हैं, पैसे से वकील वगैरह को हायर कर लेते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक में डाला गया था कि समान सिविल संहिता उन्हें भी दी जानी चाहिए जिनके पास पैसा नहीं होता किसी भी अगर वकील को हायर करने के लिए। तो ये इसीलिए हमारी पूरी इकोनॉमी या पूरी राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। 38 की बात करें तो 38 कहते हैं जो भाग 4 है, ठीक है, भाग 4 में ये तो 37 में आ गया कि भाग 4 में जो दिया गया है सारा कुछ न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन ये फिर भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगला है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 क्या कहता है तो आर्टिकल 38 कहता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यहाँ हम सामाजिक की बात करें, चाहे हम राजनीतिक बात करें, चाहे हम आर्थिक तौर पर बात करें, सभी तौर पर राज्य के सभी नागरिकों को न्याय प्रदान किया जाएगा। हमारे जितने भी नागरिक होंगे, राज्य के जितने भी नागरिक होंगे, सबको क्या देना है तो सबको न्याय प्रोवाइड कराना है, यानी सबको क्या मिलना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए। ये कौन कहता है तो ये आर्टिकल 38 कहता है। और आर्टिकल 38 क्या आप जबरदस्ती न्यायालय में जाके लागू करा सकते हैं तो फिर से नहीं करा सकते, क्योंकि ये किसके अंदर है? ये डीपीएससी के अंतर्गत है। आर्टिकल 1 ये हमारा आर्टिकल 1 कहता है, 38 का 1 कहता है कि अवसर की समानता होनी चाहिए और वेतन में असमानताएं नहीं होनी चाहिए। अवसर की समानताएं नहीं होनी चाहिए और वेतन में असमानताएं नहीं होनी चाहिए। इसका कहने का मतलब क्या है कि वेतन सभी की असमान नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक जैसे वेतन होने चाहिए। असमान वेतन को हम
अपने सिद्धांत और अपने निर्देश होने चाहिए, ये आर्टिकल 39 कहता है। राज्य के लिए कुछ सिद्धांत और कुछ निर्देश बनने चाहिए। आर्टिकल 39 ए, जिसमें कहा जाता है कि महिलाओं और पुरुषों को आजीविका के सम्मान का अवसर मिलना चाहिए, ये समान का अवसर मिलना चाहिए, यानी आजीविका कमाने के लिए दोनों ही बराबर अवसर की भागीदारी है। अब जैसे आप देखोगे कि भारत में जहाँ भी रूढ़िवादिता अभी भी है, वहाँ पर महिलाओं को बाहर का काम नहीं करने दिया जाता, पुरुषों को ही हम बढ़ावा देते हैं कि वो क्या करेंगे, घर के लिए पैसा कमा के लाएंगे और महिलाएं घर का काम संभालेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि जीविका कमाने के लिए हमें महिलाओं को भी और पुरुषों की भी समान अवसर देना चाहिए, यानी दोनों ही आगे बढ़े तभी तो देश आगे बढ़ेगा। 39 का बी क्या कहता है, 39 के ये पार्ट है सारे। 39 का बी कहता है संसाधनों का समाज में समान वितरण। जो भी संसाधन बने हैं वो खाली अमीरों के लिए नहीं बने या खाली गरीबों के लिए नहीं बने या फिर खाली इस धर्म के उस धर्म के लोगों के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए बनाए, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी लिंग, किसी भी धर्म का हो या वो कितना भी पैसे वाला हो या कितना भी गरीब हो, सभी के लिए समान अवसर दिया गया है संसाधनों को यूज करने के लिए। ये हमारे नीति निर्देशक तत्व कहते हैं और लागू करना किसका काम है, राज्य का काम है। उसके पास जैसे जैसे संसाधन होते जाएंगे, जैसे जैसे पैसा होता जाएगा वो इन्हें लागू करता जाएगा। 39 का सी क्या कहता है, तो 39 का सी कहता है कि धन का केंद्रीकरण रोक देना चाहिए। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि सारा अधिकार एक ही हाथ में नहीं होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, कोई भी चीज जो भी हो वो डिस्ट्रीब्यूट करके काम करना चाहिए। जैसे केंद्र में अगर कोई नियम बनाया तो राज्य को भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, कोई भी पॉलिसी हो वो मिलकर दोनों चुनाए, ऐसा कुछ कहा गया है इस वाले आर्टिकल में। और केंद्रीकरण का मतलब केंद्र के हाथ में ही सब कुछ न दे दे, यानी एक हाथ में सत्ता नहीं पकड़ा कर। 39 का डी क्या कहता है, 39 का डी कहता है चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो सबकी इक्वल सैलरी होनी चाहिए, यानी समान वेतन होना चाहिए। समान वेतन का मतलब क्या होता है, अगर आप देखोगे तो कहीं पर जो बोझा ढोने का काम होता है या कैसे भी काम होता है, वहाँ पर महिलाओं को एज कम्पेयर टू पुरुष के बहुत कम सैलरी मिलती है। एज कम्पेयर टू पुरुष के महिलाओं को यानी फीमेल्स को सैलरी बहुत लेस मिलती है। ये लेस सैलरी जो मिलती है वो किस लिए मिलती है, बिकॉज ऑफ उसके सेक्स के आधार पर, मतलब कि उसका जेंडर महिला है इस वजह से। तो ये गलत बात है, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि काम जितना ये पुरुष कर रहा है उतना वो महिला भी कर रही है, तो उन दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए। ये 39 का डी कहता है। 39 का ए जो संशोधित होकर आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में। समान न्याय और मुक्त विधिक सहायता, यानी सबको बराबर न्याय दो और मुक्त विधिक सहायता जो हमारी गवर्नमेंट ने अब चलाई है, ठीक है। मुक्त विधिक सहायता का मतलब होता है कि फ्री में विधिक तौर पर मतलब होता है कि वकील जो इंसान, जो हमारे यहाँ पर देखो गरीबी तबका बहुत ज्यादा है, तो ये गरीबी तबका क्या होता है, इनके ऊपर अगर कोई न्यायिक वो चलती है, न्यायिक प्रक्रिया चलती है, तो ये अपने लिए वकील हायर करने के लिए भी कैपेबल नहीं होते। तो ये जब वकील हायर नहीं कर पाते तो हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हम तुम्हें एक सरकारी वकील देंगे। क्या देंगे, सरकारी वकील देंगे जो आपसे पैसा नहीं लेगा, आपके लिए फ्री काम करेगा, फ्री में आपको काम कर देगा। और समान न्याय का मतलब चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अंबानी ही क्यों ना हो, चाहे वो एक गरीब क्यों ना हो, सभी को क्या होगा, समान न्याय मिलेगा। यानी जो सजा इस गरीब के लिए वो सजा अगर अंबानी जी भी कर देते हैं वो क्राइम, तो उनके लिए भी सेम सजा है, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 देखो ये वाला जो आर्टिकल 39 का ए है, ये 39 ए इस तरह लिखा है, यानी ये ऐड किया गया है बाद में। कैपिटल में मैंने कल बताया था, अगर कैपिटल में कोई आता है तो वो क्या है, बाद में ऐड किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि किस अमेंडमेंट द्वारा, यानी किस संविधान संशोधन द्वारा 39 के ए को यानी समान न्याय और मुक्त विधिक सहायता को जोड़ा गया है। तो याद रखना 42nd अमेंडमेंट, ये यहाँ पर लिखूं 42nd अमेंडमेंट, यानी 42nd अमेंडमेंट 1976 में ये ऐड किया गया था। 42nd अमेंडमेंट 1976 में कौन सा, तो 39 का ए यानी समान न्याय और विधिक सहायता यानी मुफ्त विधिक सहायता दी जाएगी। आते हैं आर्टिकल 40 पर। आर्टिकल 40 क्या कहते हैं, तो आर्टिकल 40 हमारे पंचायती राज के बारे में बताता है, जिसके बारे में मैंने कल भी बताया था जब मैंने अनुसूचियां कराई थी कि पंचायती राज को B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच बहुत ज्यादा क्या चल रहा था, अनबन चल रही थी, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि पंचायती राज को
इसी वजह से उसे किस में डाला गया था, तो डीपीएससी में डाला गया था। अगर आपने अनुसूचियों की वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में डली हुई है, आप वहां पर जाइए और उसे वॉच करिए और समझिए। ठीक है, अनुसूचियां कौन सी अनुसूची किसके बारे में बताती है। आर्टिकल 41 क्या कहता है, आर्टिकल 41 यानी 41 कहता है कार्य और शिक्षा, कार्य और शिक्षा, कार्य के आधार पर और शिक्षा के आधार पर या लोक सहायता के आधार पर अधिकार दिया गया है कि कुछ स्थिति में इन्हें छूट दी जाएगी, कुछ दशाओं में या कुछ स्थितियों में, कुछ दशाओं में जैसे महिलाओं को छूट दे दी जाती है। जैसे आपने देखा कि जो महिलाएं हैं, जो हमारे यहाँ पर अगर आप करो तो दिल्ली में बसें जो है महिलाओं के लिए फ्री चल रही है, जबकि पुरुषों के लिए नहीं है। तो ये कुछ दशाएं ही कहती हैं, ये डीपीएससी ही बताता है कि कुछ दशाओं में आप बच्चों को, महिलाओं को या वृद्धों को कुछ सहायताएं प्रोवाइड करा सकते हो। ठीक है, जैसे अगर लड़कियों की बात करें तो उन्हें जो वो मिलती है, क्या कहते हैं उसे, जो जब वो जन्म लेती है, हाँ, लाडली योजना के तहत जो पैसा मिलता है वो सब भी हमारा इन्हीं में आता था कुछ दशाओं में। तो वो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि वो उन्हें लागू करती है या नहीं करती, क्योंकि वो डीपीएससी में डले हुए हैं। आगे देखते हैं आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 क्या कहता है, कार्य के लिए मनोवचित दशाएं, यानी जो कार्य किए जाते हैं, जैसे कि अगर हम किसी प्लेस पर कार्य करते हैं, अगर कोई फीमेल कार्य करती है तो वहाँ पर क्या मिलना चाहिए, तो मात्रात्मक अवकाश मिलना चाहिए। यानी जब भी वो प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे जो अवकाश मिलता है उसे हम बोलते हैं कि कार्य के स्थान पर मनोवचित दशाएं होनी चाहिए, उसके लिए अच्छी स्थिति होनी चाहिए ताकि वहाँ पर वो आसानी से काम कर सके। तो ये भी लागू करना किसका काम होता है, तो राज्य का काम होता है। आर्टिकल 43 यानी 43 बोलता है मजदूरों के लिए अवकाश की व्यवस्था कर देनी चाहिए। यानी मजदूरों को अगर अवकाश, छुट्टियां नहीं दोगे, आराम नहीं दोगे, तो शरीर कोई मशीन नहीं होता जो लगातार काम करता रहे, आराम की जरूरत उसे भी होती है। तो मजदूरों के अवकाश की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है, जैसे कि विंटर सीजन में मिलता है और समर सीजन में भी जो छुट्टियां मिलती है। ठीक है, वे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, क्योंकि गांधी जी कहा करते थे कि ग्रामीण यानी गाँव में अगर गाँव का विकास होगा तो भारत देश विकास करेगा। और ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर कुटीर उद्योग किए जाते हैं, और कुटीर उद्योगों को अगर बढ़ावा दिया जाए, यानी कुटीर उद्योगों को बढ़ाया जाए, छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ाया जाए, तो देश का हर एक नागरिक बिजनेस यानी व्यवसाय कर सकेगा और हमारे यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी। आर्टिकल 43 का एक बोलता है, आर्टिकल 43A जो है ये हमने ऐड किया था, इसे भी हमने 42nd अमेंडमेंट के तहत ही ऐड किया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में, यानी 1976 जो इंदिरा गांधी का शासनकाल था तब हमने इसे ऐड किया था। और इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट में बहुत सारे संशोधन किए थे, इसलिए 42nd अमेंडमेंट को हम लघु कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। कंपनी के प्रबंधन में कर्मकारों का योगदान होना चाहिए। अगला हमने 43 का बी भी अमेंडमेंट ऐड किया था, इसे कब ऐड किया था, तो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी 97 संशोधन 2012 में जो किया था, तब हमने ऐड किया था सहकारी समितियों को। सहकारी समितियों का अस्तित्व भी होना चाहिए, इसलिए हमने इन्हें डीपीएससी में डालकर छोड़ दिया था, राज्य जब चाहे उन्हें लागू कर सकता है। आर्टिकल 44 जो बोलता है, आर्टिकल 44 यानी 44 समान सिविल संहिता की बात करता है। समान सिविल संहिता मतलब दो तरह के केसेस होते हैं, कौन कौन से, तो एक केस होता है सिविल केस और एक केस होता है क्रिमिनल केस। सिविल केस में नॉर्मल केसेस आते हैं, जिसमें अगर आपने चोरी कर ली या आपने किसी को मार पीट दिया, उसके खिलाफ जो केसेस हो रहे हैं वो सिविल केसेस होते हैं। और क्रिमिनल केसेस कौन से होते हैं, जिसमें आपने मर्डर कर दिया या फिर आपने डकैती डाल दी, तो वहाँ पर क्रिमिनल केसेस हो जाएंगे। क्योंकि डकैती कब करती है, जब 4 या 5 से ज़्यादा लोग मिलकर कोई चोरी करते हैं तो उसे डकैती कह देते हैं, तो क्रिमिनल केसेस में डाला जाता है। तो ये दोनों केसेस में जो भी इनमें सजाएं दी जाएगी उसमें सजाएं सबके लिए समान होगी। जैसे मैंने अभी बोला था, चाहे हमारे क्या कहते हैं अंबानी अडानी भी होंगे, अगर वो भी मर्डर करते हैं और अगर एक आम आदमी भी मर्डर करता है तो दोनों के लिए सजा सेम होने वाली है। ये हमारे डीपीएससी में डला हुआ है और इसे भी राज्य चाहे तो अपने किसी भी अधिकार में जाकर डाल सकता है। आर्टिकल 45 जो है ये हमने बाद में जोड़ा था, जिसमें डाला था 6 वर्ष के बच्चों, यानी जो 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा का अधिकार इसमें डाला था कि उनको शिक्षा मिलना कंपलसरी होना चाहिए। और उन्हें शिक्षा जो दिलवाना वो उनके गार्जियंस के हाथ में होता है, यानी उनके पेरेंट्स या जो भी उनकी देखरेख कर रहा है उसके हाथ में होता है। उसे क्या करना है, अगर वो नहीं दिलाना
और इसे हमने मौलिक अधिकार में भी डाल दिया है। कौन सा मौलिक अधिकार में? तो 21 का ए, यानी 21 का ए जो है वो उस मौलिक अधिकार में ये डला हुआ है कि 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा कंपलसरी होगी और जरूरी दिलाना है, अगर नहीं दिलाते तो ये कानूनन अपराध कहलाता है। ठीक है, गार्जियंस को सजा भी हो सकती है। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया है ये भी इसमें भी पूछा जाता है, अमेंडमेंट पूछा जाता है कौन सा किया गया है। तो 86 अमेंडमेंट किया गया है, 86 अमेंडमेंट किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में किया था ये 86 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसमें 6 से 14 वर्ष के लिए फ्री एजुकेशन, जो कि फ्री एजुकेशन दी जाती है किसके द्वारा? तो फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट देती है, जब हम गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। आर्टिकल 46 कहता है SC ST हो या कोई भी दुर्बल वर्ग हो, यानी ऐसे लोग जो कि पहले पिछड़े हुए थे, अब तो धीरे धीरे धारा में आते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना असर नहीं हुआ। लेकिन जो आरक्षण दिया गया था वो इसी के लिए दिया गया था कि ये कैटेगरी है जो बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई थी, वो धीरे धीरे अपनी मुख्य धारा में आ जाए, इस वजह से आरक्षण प्रोवाइड कराया जाता था। तो हमने DPSP में भी डाल रखा है कि आर्टिकल 46 में कि SC ST या फिर कोई भी दुर्बल वर्ग यानी जो कैपेबल नहीं है अपनी चीजों को करने के लिए, उनको फ्री शिक्षा और उनको धन प्रोवाइड कराया जाए, जैसे कि छात्रवृत्ति मिलती है बच्चों को, जैसे कि आप देखोगे तो अभी जो श्रमिक कार्ड चल रहे हैं वो बन रहे हैं, उसके थ्रू क्या आता है? दुर्बल वर्गों के अकाउंट्स में पैसा जाता है, जिससे वो अपने जीवन निर्वाह को अच्छे से कर पाए। आर्टिकल 47 क्या कहता है? आर्टिकल 47 कहता है कि देश के प्रत्येक नागरिक का पोषाहार और जीवन के स्तर को बेहतर बनाना राज्य का काम होगा, लेकिन फिर से कि ये न्यायालय में आप इनको चुनौती नहीं दे सकते, राज्य के पास जब संसाधन हो जाएंगे, जब पैसे हो जाएंगे, वो आपके लिए ये सब कर सकती है। ठीक है, तो जैसे कि हमारी गवर्नमेंट करती भी है, फ्री भोजन दिलवाती है, जैसे राशन की दुकानें हैं उसके थ्रू हमें क्या मिला जाता है? राशन दिया जाता है जो कैपेबल नहीं है खरीदने के लिए। ठीक है, तो इनके जीवन के स्तर में बेहतरता प्रदान करती है। आर्टिकल 48 कहता है कृषि व पशुपालन की तकनीकों को बेहतर करना। हमारे यहाँ पर कृषि जो है पहले से ही मुख्य धारा में रहा है, यानी एक बेसिक स्ट्रक्चर रहा है कृषि प्रधान देश भी भारत को कहा जाता है, यहाँ पर कृषि बहुत ज्यादा की जाती है। आज भी अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो ज्यादा लोग जो है कृषि में कार्यरत हैं, सेवा या फिर उद्योग क्षेत्र की अपेक्षा। पशुपालन में भी जो कृषि करते हैं वो अपने साथ पशुपालन भी करते हैं, ताकि जिस टाइम वो खाली रहते हैं, क्योंकि कृषि 2 तरीके से हो जाती है, 2 तरह की फसलें होती हैं, खरीफ की और एक रबी की, और उनमें वो सीजन होता है, तो सीजनल बिजनेस हो जाता है। इस वजह से पशुपालन भी करते हैं वो लोग। पशुपालन में जैसे गाय भैंस वगैरह पाल लेते हैं और उससे वो दूध देकर देते हैं। दुधारू पशुओं का निषेध यहाँ दिया गया है। दुधारू पशुओं का निषेध मतलब ऐसे पशु जो कि दूध देते हैं तो उनको हमें नहीं देना है। आर्टिकल 48 का A जो है ये जोड़ा गया है, ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। क्या जोड़ा गया है 48 का ए सेकंड अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट से ही जोड़ा गया है 1976 में, जो हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पर। प्राकृतिक पर्यावरण में वन्य जीवों का संरक्षण। हमारे यहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण आज भी देखे होगा कितना ज्यादा पॉल्यूशन होता है और कितना ज्यादा जो सीजनल चेंजेस है वो कितना ज्यादा हो चुका है। यानी हमारे यहाँ पर पहले पता रहता था कि इतने से इतने टाइम तक सर्दी और इतने से इतने टाइम तक गर्मी रहेगी, लेकिन अब कुछ पता ही नहीं रहता, क्यों? सीजनल चेंजेस की वजह से। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता जा रहा है, और नुकसान किसकी वजह से पहुंच रहा है? तो हम ह्यूमन बीइंग से कारण पे पहुंच रहा है। तो इस नुकसान को बचाने के लिए 48 का ए अमेंड कहता है, आर्टिकल 48 का ए कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण में वन्य जीवों को हमें कैसे बचाना है, इसकी पॉलिसीज बनाना राज्य के हाथ में है। यानी स्टेट चाहे तो इसकी पॉलिसी बनाकर इनको लागू कर सकता है, और स्टेट ना चाहे तो नहीं बनाए, वो स्टेट के हाथ में है। तो ये आर्टिकल 48 तक हो गया। 49 देखिए, आर्टिकल 49 कहता है कि जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक होंगे, जैसे हमारा लाल किला हो गया, जैसे हमारा राष्ट्रपति भवन हो गया, जैसे और भी बहुत सारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं जो राष्ट्र को एक महत्व देते हैं, या फिर कोई भी स्थल हो गया, या कोई भी ऐसी वस्तु जो राष्ट्रीय महत्व की है, कोई भी ऐसी वस्तु जो राष्ट्रीय महत्व की पड़ती है, यानी उनको हम छेड़ नहीं सकते, उनको हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वो हमारे राष्ट्र के महत्व को बताती है। इस वजह से उनके संरक्षण की बात आर्टिकल 49 में कहा जाता है, और ये तो लागू भी है, हमारे यहाँ संरक्षण किया जाता है इस चीज का। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आती है? तो ASI में आती है, यानी भारतीय पुरातत्व विभाग। कौन देखता है इसको? ASI यानी भारतीय पुरातत्व विभाग। ये इसको देखता है कि राष्ट्रीय महत्व की चीजें जो है उन पर नुकसान ना पहुंचे और लोग
तो इस मानकों सेफ्टी देखना ASI का काम होता है। आर्टिकल 50 क्या कहता है? तो आर्टिकल 50 यानी आर्टिकल 50 कहता है कि कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका, आपको पता है कि कार्यपालिका जो है वो एक सरकार का विभाग होता है और न्यायपालिका जो न्याय करने का काम करती है उसे कहा जाता है। तो कार्यपालिका का और न्यायपालिका का कभी भी जुड़ाव नहीं, मतलब ना तो कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप करे, ना ही न्यायपालिका कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप करे। इसका पृथक्करण करना ही आर्टिकल 50 का काम है, आर्टिकल 50 का काम है। आर्टिकल 51 जो लास्ट है DPSP का आर्टिकल, क्योंकि 36 से DPSP स्टार्ट होते हैं और 51 तक खत्म होते हैं, और मैंने आपसे वादा भी किया था कि एक ही वीडियो में ये खत्म हो जाएंगे। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बताता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को हमें बढ़ावा देना है और जिसका काम UNO करता भी है। आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक UNO नाम की संस्थान बनी हुई है। वो संस्था क्या करती है, जिसके 6 अंग हैं और 6 अंग के अलावा इसकी बहुत सारे विभाग भी हैं UNO के अंतर्गत। तो UNO अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है जो किसको काम करती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा शांति कायम रखने का काम करती है। अमेरिका जब USSR का शीत युद्ध हुआ था, USA एंड USSR के शीत युद्ध के बाद ये बनी थी। उसे पहले ये कहलाती तो लीग ऑफ नेशन के नाम से थी, फिर UNO के नाम से आ गई और UNO अब अस्तित्व में एक सबसे बड़ी संस्था कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये काम बहुत ज़्यादा देखती है, ठीक है। तो ये भी काम किसका है, राज्य का है। राज्य चाहे तो अंतर्राष्ट्रीय शांतियों को लागू कर सकती है और राज्य ना चाहे तो नहीं भी कर सकती है। यहाँ पर DPSP कंप्लीट होते हैं। आपको ये DPSP की वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।